ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल को छोड़ करके पूरी ऑर्गेनिक का, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें फिर। कल हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे। न्यूक्लिक एसिड में कल हमने बात बताई इसकी डेफिनेशन की। इट इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन which help in transmission of character from parents to offspring and also help in protein synthesis। कल जो बात हुई थी उसमें बताया था कि डीएनए एंड आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं अपने। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए होता है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। बराबर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होगी पेंटोज शुगर। तो मैंने बोला था कि डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर है भाई? इसमें बोला था बीटा 2 डीऑक्सी राइबो पेंटोज शुगर, ठीक है। और आरएनए में कौन सी होती है आपकी? बीटा राइबोज। बीटा राइबोज पेंटोज शुगर। बेसिकली मैंने कल आपके इसके बारे में बताया था, राइबोज शुगर में से दूसरे नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो आपका डीऑक्सी राइबोज बन जाता है, ठीक है ना। याद है कल वाली बात? कल मैंने बोला था ना कि इसमें ये स्ट्रक्चर बताई थी कल कि हाँ ये हमारा CHO है, CHOH CHOH CHOH। अब नहीं, आज पेपर नहीं है। अच्छा कितने बजे से है? अच्छा फिर तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका राइबोज है। मैंने कहा था इसके दूसरे नंबर के कार्बन से, ये 1 है, ये 2 3 4 5, सेकेंड नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो इसका नाम होता है फिर डी ऑक्सी राइबोज। डी का मतलब होता है निकलना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो ये हो गया डी ऑक्सी राइबोज। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो मिलेगा आपका डीएनए में और ये वाला स्ट्रक्चर होता है आपका आरएनए में। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि दूसरे नंबर के कार्बन से एक ऑक्सीजन चला गया। इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर कल हमने देखे थे, क्योंकि बेसिकली हमें साइक्लिक की ही जरूरत पड़ेगी। तो इसमें बीटा है, बीटा मतलब होता है फर्स्ट नंबर पे OH ऊपर, अल्फा होगा तो फर्स्ट नंबर का OH। तो यहाँ H और OH, HOH CH2OH और H, ये कौन सा है? राइबोज है। कौन सा राइबोज? बीटा, ठीक है भाई। अच्छा डीऑक्सी राइबोज बनाना है तो हाँ बस बाकी सब सिमिलर ही हुआ। ये OH H, यहाँ पर H और H, H और OH, CH2OH और H। तो ये आपका बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज बन गया, ठीक है भाई। तो ये डीएनए वाला है और ये आरएनए वाला। मैंने कहा था डीएनए आरएनए में और क्या क्या है? पेंटोज शुगर हो गया। दूसरा कंपोनेंट बताया था मैंने नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के बताए थे, याद है किसी को? हाँ 2 बताए थे मैंने। कौन कौन से हैं? एक तो है प्योरिन्स और दूसरे हैं आपके पिरिमिडिन्स, है ना। तो प्योरिन एंड पिरिमिडिन। प्योरिन में 2 बताए थे, एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडिन में आपको 3 बताए थे मैंने, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल, ठीक है। एडेनिन को ए से
ग्वानिन को G से, साइटोसिन को C, T, U से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां पर ये वाला डीएनए में मिलेगा और ये वाला आरएनए में मिलेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। बाकी ये तीनों सब में है, डीएनए में भी होंगे, आरएनए में भी होंगे। तो कल मैंने आपको इनके बेस पेयर के बारे में बताया था। मैंने कहा था डीएनए में क्या क्या है, आई थी, चली गई, एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, साइटोसिन गुआनिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ऐसे ही आरएनए में बताया था मैंने, कौन किसके साथ जुड़ेगा, यू आर क्यूट गाइज, है ना। तो चेंज क्या है इसमें, जहां पर थायमिन था उसमें यहाँ पे यूरेसिल है, बाकी सब सिमिलर है। तीसरा कंपोनेंट मैंने बताया था इसमें आपको, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा आया था हमारा फॉस्फेट ग्रुप। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या है, बेसिकली PO4 3 नेगेटिव है, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये। अब बात आती है कि आया कहां से है, ये आता है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड से। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड क्या, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होता है POOH OH OH। तो जब इसमें फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है तो ये वाले हाइड्रोजन यहां से हट जाते हैं और आपका फॉस्फेट ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या समझे आप इसमें, इसमें पूरे हमने क्या देखा, हमारे पास क्या होगा, एक पेंटोज शुगर होगा, यहां पर आप देखें तो एक पेंटोज शुगर, 3 कंपोनेंट होगा ना, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये 3 कंपोनेंट मिलकर हमारे डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में ये हो गया था हमारा, मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। ये पेंटोज शुगर हमारा, और इसके फर्स्ट नंबर कार्बन पे याद रखना 1 2 3 4 और यहां पर ये 5, ये पेंट, हाँ बोलो, अरे तो घर पे ही तो है, घर पे गेट कहां बंद है, तो गेट खोल के देख लेता हूं, तो गेट तो घर पे ही है। ठीक है भाई, न्यूक्लियोसाइड ये क्लियर है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में तुम्हारा कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो सकता है, टी हो सकता है, यू हो सकता है, समझ गए। टी कब होगा, जब डीएनए है, यू कब होगा, जब आरएनए है, बाकी ए सी जी तो कॉमन है सबके लिए। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, हाँ बिल्कुल, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और 3rd नंबर के कार्बन पे यहां जुड़ेगा आपका फॉस्फेट। 1st नंबर पे नाइट्रोजन बेस, 3rd नंबर पे फॉस्फेट। अब ये तीनों का जो ग्रुप है ना, इसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट और ऐड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, डीएनए आरएनए के बारे में बताया, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है ये बार बार रिपीट होकर के किसका सिंथेसिस करेंगे, ये बार बार रिपीट होकर के पूरे डीएनए का सिंथेसिस करेंगे। तो पहले मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं, ये सारा इसलिए रिपीट किया है क्योंकि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा तो आगे कहानी सब ऐसे निकल जाएगी। यहां पर मैंने देखा एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ये 1 नंबर पे मैंने नाइट्रोजन बेस, ये अरेंजमेंट हो गया। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड,
ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, गुड मॉर्निंग बेटा। ये अगला न्यूक्लियोटाइड, कोई सा भी लगा दो यहाँ पे, चलो मैंने टी लगा दिया। अब ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर, यहां पर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप किस किस कार्बन के बीच में है? इधर इस वाले का थर्ड, इस वाले का फिफ्थ, इसका थर्ड और इसका, तो ये लास्ट टर्मिनल हमारा कौन सा होगा? 3' और ये इधर का लास्ट 5'। डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स का मतलब है कि दो स्ट्रैंड आपस में कॉइल्ड रहते हैं ऐसे। यहां पर जो आपके नाइट्रोजन बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने बताया था कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रम, और 10 बेस पेयर है तो दो बेस पेयर की जो हाइट होगी वो 3.4 एंगस्ट्रम। यहाँ पे एक एंड हमारा 3' से शुरू होकर के 5' पे है, सामने वाले का 3' इधर से शुरू हो गए 5'। अब वो कैसे होगा वो यहाँ पे देखो, मैंने बोला फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन बेस लगेगा और ये नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ में बॉन्डेड होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे ये आई थी चली गई, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो यहां आपने देखा एडेनिन के साथ थाइमिन बॉन्डेड होगा और थाइमिन होगा फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, तो इधर का जो पेंटोज शुगर है मुझे उल्टा बनाना पड़ेगा, तभी तो 1 नंबर इधर आएगा। सी के साथ में जी, तो यहां पर भी इस पेंटोज शुगर को मैंने उल्टा बना दिया। जी के साथ सी, यहां पर आपका ये पेंटोज शुगर। टी के साथ ए, ये सब अरेंजमेंट मैंने कहा था। एक का 5 नंबर का कार्बन, दूसरे का 3 नंबर का कार्बन आपस में किससे बॉन्डेड होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये आपका 5' है और ये 3'। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो 3' से 5' और सामने वाला 3' से 5', इधर 5' है इधर 3'। ये जो डंडे से आपको दिख रहे हैं वो डंडे से आपके यही है बेसिकली, इसको मैंने जूम करके देखा यहाँ पे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बताई मैंने दो बेस पेयर के बीच में? तो ये आपका 3.4 एंगस्ट्रम का डिस्टेंस होगा। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? डीएनए का। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा हाँ, ये मिस्टेक हो गया, इसमें ट्रिपल बन गया गलती से, 2 बॉन्ड होते हैं इसमें। हाँ ये क्लियर। अब क्या, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ना इसके बीच में, कल मैंने बताए थे आपको कौन से बॉन्ड है ये? नहीं, कल मैंने इसके बारे में बताया था कि जैसे हाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब ये अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का OH मिलके दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये CO इधर वाला, ये वाला O इधर आ गया, C2H5, ये एस्टर बन गया। अब ये एस्टर बहुत सारे बन जाते हैं तो कोई पॉलिस्टर बन जाता है, जानते हो? पॉलीएस्टर कपड़ा आता है, पॉलिस्टर। हाँ, तो ये एस्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से। हमारे पास कौन सा एसिड था? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। याद है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा की थी। ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हमारे पेंटोज शुगर में स्ट्रक्चर हमने इसीलिए मैंने बताए थे सारी चीजें, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। यहाँ OH H H OH CH2 OH और H।
तो हमारा जो बॉन्ड हो रहा है वो थर्ड नंबर पे हो रहा है। थर्ड नंबर मतलब ये वाला है। तो इसका हाइड्रोजन और इसका OH मिलके बाहर निकल जाएगा H2O। तो ये एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं। क्योंकि ये एसिड की जगह पे फॉस्फोरिक एसिड है, इसलिए इसका नाम होगा फॉस्फोएस्टर। एसिड और अल्कोहल से क्या बनते थे? एस्टर। ये फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोएस्टर है। अब ये फॉस्फोएस्टर एक इधर बॉन्ड बना रहा है और ये इधर भी बना रहा है, तो दो बॉन्ड बन गए, तो दो एस्टर हो गए। इधर भी एस्टर है, उधर भी एस्टर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फो डाई एस्टर, मतलब दो एस्टर बॉन्ड बन गए। इसका नाम होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज यूज्ड टू कनेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। डिफाइन कैसे करोगे? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विद पेंटोज शुगर। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विद पेंटोज शुगर इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है भाई, ये डीएनए हो गया। अब डीएनए का बड़ा फॉर्म देखते हैं। डीएनए का जो बड़ा फॉर्म है मैंने आपको इस तरीके से बताया है। ये बेस पेयर कितने बताए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहां पे बता रहा था डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है भाई? फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। यानी सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उससे अपने ही जैसा एक और डीएनए प्रिपेयर करना डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसका अनकॉइलिंग होगा। अनकॉइलिंग होकर के फिर इसका ब्रेक डाउन ऑफ बेस पेयर होगा। उसके बाद में अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। फिर इंटरकनेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा। किससे? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। तो क्या रहा इसके मामले में? ये जो हमारे पास डीएनए है वो डीएनए अनकॉइल्ड हो गया। समझ में आ गया? पहले जो स्पाइरल था अब वो सीधा हो गया। सीधा हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसका एक हिस्सा ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ऊपर वाला हिस्सा तो अभी बॉन्डेड है, इस तरीके से ब्रेक होगा। अच्छा, ब्रेक होता जाएगा, सेम टाइम उसमें क्या होगा? अटैचमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एडेनिन है तो थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाएगा। आपके पास यहाँ साइटोसिन है तो गुआनिन वाला जुड़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे थाइमिन है तो आपका एडेनिन वाला जुड़ जाएगा। ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? इनके बीच में इंटरकनेक्शन होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनते चले जाएंगे। तो आगे जाकर के हम देखेंगे ये जो हिस्सा है इसके ऊपर एक नया डीएनए तैयार हो गया। ये वाला था। अच्छा, जो यहाँ पे लग रहा है, जैसे यहाँ ए था तो यहाँ सामने कौन होगा? टी। तो टी के सामने ए वाला जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी नया स्ट्रैंड तैयार हो गया है। तो अब क्या हुआ? पहले एक डीएनए था, अब बिल्कुल एक जैसा। अच्छा, इसके पास यहाँ कौन था? एडेनिन। सामने कौन आया? सामने वाले पे कौन था? यहाँ थाइमिन। इस पे कौन आया? अब ये देखो ए टी बिल्कुल हूबहू सिमिलर डीएनए तैयार। कल मैंने एक बात बताई थी इस डीएनए के रेस्पेक्ट में
मैंने कहा था कि जितने इसमें प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स कौन से, ए जी, उतने ही पिरिमिडिन्स होते हैं। कौन कौन से, टी और क्यू भाई, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जहां ए होगा वहां टी जरूर होगा, क्योंकि ए के सामने कौन आता है, तो जितना ए होगा उतना टी होगा, जितना जी होगा उतना सी होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो रेशियो हमेशा दोनों का 1:1 रहेगा। किसमें, डीएनए में। ऐसा क्यों, तो डीएनए डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स है, जिसमें ए के सामने हमेशा टी आएगा और सी के सामने जी आएगा। तो जितना ए होगा उतना टी, जितना जी है उतना, तो जितना प्यूरिन है उतना पिरिमिडिन। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो हमेशा 1:1। ये पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो गई। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, अनकॉइल्ड होगा, ब्रेक होगा, लगते चले जाएंगे न्यूक्लियोटाइड दोनों लेयर पे, बन के वो अलग हो जाएगा, नए 2 डीएनए बन गए। ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है। अब इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसलिए मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर इसको रिपीट किया है। रेशियो इसका कांस्टेंट क्यों रहता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है, तो आपको दोनों बातें क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री इसीलिए क्योंकि एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन से जुड़ता है हमेशा, तो जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।